नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी की एक ही खूबी इस देश में तमाम लोग गिनाते रहे कि मोदी जी कुछ भी हो, काम न करें, निकम्मे हों, किसी लायक न हो, नाकारा हों जिसको कहते हैं। लेकिन एक चीज है, मोदी जी के भीतर देशभक्ति कूट कूट के भरी है। क्योंकि आप देखिए, लाल किले पर खड़े होते हैं तो कैसे देशभक्ति से ओत प्रोत भाषण देते हैं, कैसे विदेशों में जाते हैं तो तिरंगा शान से लहराता है। तो देशभक्ति में उनके कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई नहीं। राष्ट्रवाद का दूसरा नाम नरेंद्र। ये तमाम संकटों में जब भाजपा घिरी होती है, अंधभक्त घिरे होते हैं, तो आखिरी उनके पास यही अस्त्र होता है, मोदी की देशभक्ति और राष्ट्रवाद के पीछे ब्रांड मोदी को छिपा देना, जिस ब्रांड मोदी का वजूद पूरी दुनिया में बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है, खुल चुका है, खत्म हो चुका है। आज के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के उसी राष्ट्रवाद, उसी देशभक्ति का सच आपको समझना है। हम भी समझेंगे, आप भी साथ साथ हम लोग समझेंगे। कोलंबो के एक होटल में बीजेपी और आरएसएस दोनों का मैं नाम ले रहा हूं, दोनों का टॉप नेता भाजपा में महासचिव की भूमिका में बैठा हुआ है। महासचिव, टॉप लीडर। अमेरिका में भी अगर संघ और भाजपा के बात को, विचार को जुबान देनी होती है तो वही नेता जाता है। वो नेता कोलंबो के एक होटल में मीटिंग कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? किसके साथ? आईएसआई का नाम आप लोगों ने सुना है? आईएसआई पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में भारत की सबसे बड़ी दुश्मन है। भारत में आज तक जितने बहन, बेटी, बच्चे, मतलब जितने भी शिकार हैं, किसी का सुहाग उजड़ा, किसी के सर से पिता का साया हट गया, जितना कत्लेआम हुआ है, जितना आतंक फैला है, सबकी जननी है आईएसआई। वहीं से पैदा होता है वो आतंक का, आतंक की गर्भस्थली है, गर्भ है, वहीं से पैदा होता है। आईएसआई के मेजर के साथ मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग को ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहा जाता है। मतलब ट्रैक 1 पे जो सरकार, मोदी, ये लोग कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। सफाई भी आई है कि वहां पर आईआईएसएस की मीटिंग थी, उसमें हम गए थे। लेकिन खबर भी आई है कि उस मीटिंग में अलग से 1.5 घंटे का एक भारत पाकिस्तान, इन दोनों मीटिंग करवाई गई। मनोज नरवणे साहब, जिनकी किताब पर इतना विवाद हुआ, बड़े दिन से किताब पब्लिश नहीं हो पाई, मनोज नरवणे पर हम लोगों को भी बड़ा गर्व था। क्या मनोज नरवणे साहब को कुछ जिम्मेदारी देकर के सेटल किया गया? मीटिंग में नरवणे साहब भी थे। इस सरकार में जिसकी किताब न छप रही हो, वो मीटिंग कर रहा। वहां संघ का और बीजेपी का टॉप लीडर हो और पूर्व सेनाध्यक्ष। बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं, और ये सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब जयशंकर का अफसर इस पूरी मीटिंग से पल्ला झाड़ने की, पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। और ये बैठक और भी सवालों में घिर जाती है जब पाकिस्तान कहता है हाथ काट काट देंगे, जब चीन कहता है दूर रहो हमारे मामलों से, जब चीन हमारी धरती कब्जा कर लेता है, तब सवाल और गहरा जाते हैं। भाव को लाइए, जोड़िए। स्वागत है भाव। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान और चीन से, मैं हाथ काटना, पांव काटना, आंख निकालना जो चल रहा है पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत को लेकर के, वो पहले दिखाते हैं, तब ये खबर ज्यादा बेहतर होगी समझने में। हमारे हक का पानी रोका तो हाथ काट देंगे। भारत ने रोका सिंधु का पानी तो बौखलाया पाक, गीदड़ भभकी दी। अब ये जवाब तो जागरण वाले ने दे दिया है, लेकिन जागरण को न लड़ने जाना है फौज देश सीमा पर, सरहद पर, और न जागरण को किसी डिप्लोमेसी में ट्रैक 2, ट्रैक 3 किसी में शामिल होना है। गीदड़ भभकी लिख देने से हमको, आपको, अंधभक्तों को झांसा दे सकती है। सरकार क्या जवाब दे रही है, जरा भीतर चलिए।
हाथ काट देंगे, ये सामान्य बात है। पाकिस्तान की ओर से नई गिरद भक्की जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने दिया है। मलिक ने कहा कि यह पहले ही साफ किया जा चुका है कि जो भी पाकिस्तान के हिस्से का पानी छुएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY पर दिए गए उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब चलिए इनका चैप्टर क्लोज करिए, बहुत ज्यादा नहीं दिखाना है, आगे लाइए, चीन पर चलिए। चीन पर हमने कल बताया था, अरुणाचल पर बहुत बड़े हिस्से पर वहां के आदिवासियों ने बताया कि बहुत बड़े हिस्से पर, बहुत जमीन के बड़े टुकड़े पर चीन ने कब्जा कर लिया है, कब्जा कर चुका। उसके आगे अब देखिए, तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता, तो अब आया ड्रैगन का जवाब। बाद में चिंता जताई, आगे चलिए जरा, चिंता पर अभी जवाब देखिएगा। चीन ने फिर की चालबाजी, तीस्ता डील पर भारत की चिंताओं को किया दरकिनार, बोला तीसरा देश दखल न दे। ठीक है, तीस्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण कितना है, लेकिन कह रहा तीसरा देश दखल न दे। अरे तुम हमारी सीमा पर जो है परमाणु विस्फोट कर दोगे तो हम काहे नहीं दखल देंगे। लाओ जरा, अगर खबर, इसके खबर के भीतर एक बार चलते हैं। बांग्लादेश के तीस्ता नदी प्रोजेक्ट को लेकर भारत की सबसे मुख्य चिंता इसमें चीन की बढ़ती भूमिका को लेकर है, क्योंकि तीस्ता नदी भारत के रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, कि काफी नजदीक स्थित है। इस इलाके में किसी भी बाहरी प्रभाव का विस्तार, विशेष रूप से चीन की बढ़ती मौजूदगी, भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है और उस महत्वपूर्ण कॉरिडोर के लिए संभावित रणनीतिक खतरा पैदा कर सकता है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अब ये आपने देख लिया, इसको लगे रहने दीजिएगा। अच्छा चलिए, हाँ ये लगे रहने दीजिए। इसको इस संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए, बांग्लादेश में जब भारत विरोधी माहौल बन गया और बिल्कुल अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा भारत विरोधी माहौल, तो बांग्लादेश की तरफ से क्या बयान आया था कि हम भारत का चिकन नेक काट देंगे, भारत का नॉर्थ ईस्ट अलग कर देंगे। 21 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है एक जगह पे आकर के, और वहां पर चीन की मौजूदगी है। बांग्लादेश अपने दम पर न कर पावे, चीन की मौजूदगी, चीन की शक्ति तो हम नहीं। हमारे जयशंकर जी ने कहा था कि हम हमसे 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी है और ये है वो है, हम उससे लड़ने जाए क्या? तो मुर्गे मुर्गे गर्दन दबा देगा तो भी नहीं लड़ने जाएंगे। जयशंकर पहले बता चुके हैं ये बात देश के लोग समझ नहीं पाते। वो पहले कह चुके हम लड़ने जाएंगे क्या चीन से, हमसे इतनी बड़ी ताकत है वो। तो वहां बैठ गया है वो गर्दन, जिस दिन उसका मन होगा दबा देगा। गया आपका नॉर्थ ईस्ट। अब चलिए ये देखिए, चीन जब ये चिंता जताई गई, भारत चिंता कैसे जताता है धीमे से, जो चिंता है बहुत परेशानी है। कहीं सुना आपने चिंता? जवाब सुन लीजिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन से राजधानी बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जब इस मामले पर भारत की तरफ से जताई गई गंभीर चिंताओं के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चीन और बांग्लादेश के बीच सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाता है और इसे किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। खत्म, भारत की चिंताओं का जवाब खत्म 1 मिनट के अंदर। इतना भी नहीं कहा कि हाँ हम इन चिंताओं पर चर्चा करेंगे, हम भारत से बातचीत कर लेंगे, उसने आउट कर दिया, प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। ये खबरें अलग थी। अब आते हैं मुख्य खबर पर। इन खबरों के ही संदर्भ में इस खबर को जब देखेंगे आप, उनसे जोड़ते हुए, तब क्लियरिटी होगी। जरा लाइए ट्वीट, लाइए ट्वीट के बाद खबर भी दिखाएंगे। ट्वीट पहले ले आइए, उदय भानु का ट्वीट है। आरएसएस के नेता राम माधव ने कोलंबो के हिल्टन होटल में पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों और आईएसआई के पूर्व मेजर जनरल के साथ गुपचुप तरीके से इस हफ्ते एक बार फिर से मीटिंग की है। नरेंद्र मोदी, अब इस देश की जनता को ये बताइए कि ये क्या तमाशा चल रहा है। बंद कमरों में पाकिस्तान के साथ गुपचुप तरीके से ये क्या इलू इलू चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय जो मंच पर खड़े होकर छाती ठोंकते थे कि टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं चल सकते, लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकते, उन्हीं लोगों ने पर्दे के पीछे गुपचुप रूप से लंदन से लेकर कोलंबो तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 बार बैकडोर सीक्रेट मीटिंग्स कर डाली हैं।
4 बार। 2 दिन पहले ही तो उन 6 जवानों के नाम सार्वजनिक किए गए थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। किस मुंह से आखिर ये सीक्रेट लव लेटर लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान? क्या शहीदों की शहादत के लिए शहादत इनके लिए सिर्फ राजनीति का मोहरा है? सीधे सवाल है, आखिर ये गुपचुप मीटिंग्स किसके कहने पर की गई? पहली मीटिंग लंदन में ऑपरेशन सिंदूर के महज 2 महीने बाद हो गई थी। क्या नरेंद्र मोदी की आंखों का पानी सूख गया था? क्या वो जो रगों में सिंदूर बह रहा था वो पानी हो चुका था 2 महीने में ही? आरएसएस के नेता किस हैसियत से भारत की विदेश नीति के फैसले कर रहे हैं? किस हैसियत से आरएसएस पाकिस्तान के साथ ये नाजायज प्रेम संबंध बना रहा है? देश से ये सब क्यों छुपाया जा रहा है? देश को इस छुप छुप कर मिलने का नतीजा कब पता चलेगा? देश के शहीदों की शहादत को पहले दबाया गया, अब उस पर समझौता भी कर लिया गया। चलिए, इसमें कौन कौन मीटिंग में था जरा देख लेते हैं। लो भाई, इसमें कौन कौन भारत की तरफ से था और पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन था। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस चर्चा में भारत से राम माधव, सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम नरवणे और पूर्व भारतीय राजनयिक रुचि घनश्याम शामिल हुए। ये ब्रिटेन में भारत के डिप्लोमेट। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधियों में पूर्व राजनयिक सज्जाद हैदर खान, पूर्व मंत्री शेरी रहमान और रिटायर्ड मेजर जनरल इस्फंदियार अली खान पटौदी, ये आईएसआई के वो रहे हैं, ये शामिल थे। सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने रिपोर्ट शेयर करते हुए दावा किया कि आरएसएस के राम माधव के साथ पूर्व सेना प्रमुख नरवणे कोलंबो में पाकिस्तान के साथ हुई ट्रैक 2 मीटिंग में शामिल थे। इसे एक ब्रिटिश थिंक टैंक ने आयोजित किया था। पोस्ट में उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एस पॉल कपूर भी कार्यक्रम का हिस्सा थे। यानी ब्रिटिश थिंक टैंक, अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी जो सीज फायर अमेरिका ने करवाया था, बताता है ट्रंप की जुबानी, और जो है ये सब मिलकर के इस मीटिंग में थे। राम माधव बताते हैं कि ये IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS की जो है का कार्यक्रम था और उसके एक सेशन में शामिल हुए थे। हालांकि इसमें साफ है कि कार्यक्रम IISS का ही था, लेकिन वहां पर अलग से 1.5 घंटे तक बंद कमरे में ये मीटिंग हुई और ये अब रिपोर्ट की जा चुकी है मीटिंग। जरा दिखा दीजिए अखबार दिखा दीजिए पहले। इंडिया पाक कंडक्ट ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, सीधा सीधा लिखा है और मैं इसका सारांश सिर्फ हिंदी में बता दूं 30 सेकंड में। रिपोर्ट के अनुसार इसमें क्या लिखा हुआ है पूरा मैं आपको बता देता हूं सारांश। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों और राजनयिकों ने कोलंबो में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान ट्रैक 2 वार्ता में भाग लिया। नई दिल्ली मामले से परिचित लोगों के अनुसार भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलों, जिनमें राजनेता, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और राजनयिक शामिल थे, ने इस सप्ताह श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित एक क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन के दौरान ट्रैक 2 वार्ता में हिस्सा लिया। ये आयोजन लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने किया था। इस सुरक्षा सम्मेलन में भारत, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्रिटेन सहित कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जानकारी के अनुसार भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलों ने लगभग 1.5 दिन तक अलग अलग सत्रों में गोपनीयता की शर्त पर चर्चा की। राम माधव, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान में इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष जनरल नरवणे, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, और रुचि घनश्याम, ब्रिटेन में भारत की पूर्व उच्चायुक्त, ये मौजूद थे। और दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के साजिद हैदर खान, महानिदेशक दक्षिण एशिया और सार्क, सैरी रहमान, पीपीपी नेता, पूर्व मंत्री, और मेजर जनरल सेवानिवृत्त इस्फंदियार अली खान पटौदी, जिन्होंने आईएसआई में भी सेवा दी थी, ये मौजूद थे। मई 25 में पाकिस्तान भारत के बीच 4 दिन के संघर्ष के बाद बैक चैनल संपर्कों की नवीनतम कड़ी है। इससे पहले भी कई ऐसी अनौपचारिक बैठकों की खबरें सामने आई। जुलाई 25 में लंदन में भी एक बैठक हुई थी जिसका आयोजन भी IISS ने किया था। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच कोई औपचारिक या संरचित वार्ता नहीं चल रही है। हालांकि दोनों देशों के DGMO के बीच हॉटलाइन संपर्क या साप्ताहिक बातचीत जारी है।
कोलंबो वार्ता में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, आतंकवाद, सीमा पार नदियों के जल का साझा उपयोग, संकट के समय संचार व्यवस्था को मजबूत करना और तनाव कम करने और भविष्य में टकराव रोकने के उपाय। सूत्रों के अनुसार इन चर्चाओं से कोई बड़ा ठोस परिणाम नहीं निकला। रिपोर्ट में भी कहा गया कि सम्मेलन में अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री एस पॉल कपूर भी मौजूद थे। भारतीय प्रतिनिधियों से टिप्पणी मांगने पर कोई जवाब नहीं मिला। भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन बैक चैनल संपर्कों का औपचारिक भारत पाक वार्ता से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोग इसे ट्रैक 1.5 वार्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल थे, लेकिन सूत्रों ने कहा कि भारतीय पक्ष से कोई भी सरकारी अधिकारी इसमें शामिल नहीं था। रिपोर्ट के अंत में कहा गया है कि कोलंबो की यह बैठक उस समय हुई जब आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने मई में कहा था कि भारत को अपनी सुरक्षा और गरिमा की रक्षा करते हुए संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। ये दत्तात्रेय होसबोले, हमने चर्चा भी की थी इस पे। कुछ दिनों बाद जनरल नरवणे ने भी कहा था कि ट्रैक 2 कूटनीति और लोगों के बीच संपर्क महत्वपूर्ण होते हैं। नरवणे ने भी कहा था और होसबोले ने भी कहा था। भाऊ, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीम हाथ नहीं मिलाएगी ना, हाथ नहीं मिलाएगी। सूर्य कुमार यादव और टीम हाथ नहीं मिलाई, देश आगे बढ़ गया। पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। महिला क्रिकेट टीम महिला वर्ल्ड कप में हाथ नहीं मिलाई, मुंह तोड़ जवाब दिया। जब उधर हाथ नहीं मिला रहे थे तो इधर गले मिल रहे थे। देशभक्ति का ऐसा दोगलापन नहीं नहीं, कहीं देखा हो तो नहीं। इनका दोगलापन नहीं है, इनका जो बाप बैठा है व्हाइट हाउस में, जो वो कहता है उसके हिसाब से इशारों पे इनको नाचना होता है। अमेरिका का, आज अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका पारिवारिक इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। हाँ। पाकिस्तान को पिछले दिनों में जो तवज्जो मिल रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उनका नाम हो रहा है, वो इसीलिए कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान आगे आ जाए। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बहुत अच्छी कर ली है। चाइना, रशिया से उसके अच्छे संबंध है, ना कोरिया से अच्छे संबंध है उसके, टर्की से अच्छे संबंध है उसके, ईरान से अच्छे संबंध है उसके, पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों से उसने फिर से पुराने अपने संबंध इस युद्ध के चलते ठीक कर लिए। ऐसे में इन्होंने कह तो दिया कि हम पानी बंद कर देंगे, लेकिन आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। इनको पानी देना पड़ेगा पाकिस्तान को, इसलिए नहीं ये देना चाहते, इसलिए नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कुछ कहेगा, सिर्फ इसलिए आशीष जी कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भारत ठीक संबंध रखे। ये पाकिस्तान को नहीं बताएगा कि तू भारत में आतंकवादी हमले मत कर, आतंकवादियों की घुसपैठ मत कर। वो भारत को बताता है कि आप, ये मेरा ही आदमी है, ठीक रहिए। राम माधव का उपयोग हमेशा संघ और भाजपा ने इन कामों के लिए किया है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी, पीडीपी की, तो पीडीपी के साथ सरकार बनाने का जो आर्किटेक्ट थे वो राम माधव थे। सारी मीटिंगें मुंबई में होती थी और अल्टीमेटली सरकार बनवाई। राम माधव एक स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं संघ के। संघ का एक ऐसा चेहरा है जो संघ भाजपा के बीच में घूमता रहता है और भाजपा भी या देश उनको जब चाहे तब अपने सुविधा के अनुसार उपयोग में लाता है। मेरा ऑब्जेक्शन वो नहीं है। आप राम माधव जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन बुलाता है तो बाकायदा बुलाता है, कई संगोष्ठियां होती है, संगोष्ठी में हम भी जाते हैं, कई टाइप की संगोष्ठियां होती हैं। आप जाइए, रिप्रेजेंट करिए भारत को, लेकिन ये चीज छुपी छुपाई नहीं होती, ये चीज डंके की चोट पे होती है। जब डॉन नाम के पाकिस्तान के अखबार ने जब यूनाइटेड नेशंस के फंडिंग से एक सेमिनार आयोजित किया हिमालय बचाव के लिए, और इसके लिए भारत से करीब करीब 18 लोग गए, वो सब बोल के गए कि हम जा रहे हैं। वहां जाने के बाद उन्होंने भारत सरकार का भी पक्ष रखा, बाकी देशों ने क्या करना चाहिए ये भी बताया। उसमें सोनम वांगचुक थे। सोनम वांगचुक वहां आए, उन्होंने बाकायदा पूरे देश में, सबको पता था कि वो गए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वहां क्या किया, ये सारा देश जानता था, कोई मामला छुपा हुआ नहीं था। लेकिन सोनम वांगचुक के साथ तुरंत पाकिस्तानी होने के आरोप लगाए, देशद्रोही होने के आरोप लगाए, 3 महीने उनको जेल में रगड़ दिया गया। और ये एंकर और एंकरनियां सिर्फ इसी बात का रोना रो रही थी कि वो पाकिस्तान क्यों गए, पाकिस्तान से लोगों से क्यों मिले। आज मैं उन्हीं सभी को बोल रहा हूं, आज राम माधव कौन है? राम माधव से आपके रिश्ते क्या है? क्या एंकर एंकरनियों का बाप लगता है राम माधव?
जो उसके बारे में आप शब्द नहीं बोल रहे? हम्म, ये जाना था तो पहले इस देश में अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ? इन लोगों ने क्यों नहीं कहा? क्या संघ के किसी भी पब्लिकेशन ने, स्वदेश, तरुण भारत से लेके पंचजन्य तक, हम्म, क्या किसी ने कोई लेख लिखा इसमें? एक संगोष्ठी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय विषय पे और उसमें हम लोग जा रहे हैं। क्या नरवणे साहब गए? क्या कभी उन्होंने कोई वक्तव्य दिया? वहां से आने के बाद क्या उन्होंने कुछ कहा कि हमने वहां गए, पाकिस्तान को हमने लताड़ा, या हमने कहा कि ये सारी चीजें हो सकती है? ये सारी चीजें क्यों नहीं हुई? ये मामला इतने मीटिंग होने के इतने दिन बाद क्यों निकला? ये मामला क्यों नहीं बाहर आया? देश ने हाथ ऊपर कर दिया कि हमको कोई पता नहीं है। तो राम माधव को उठाइए, अरेस्ट करिए, जैसा वांगचुक को किया। 4 डंडे लगा के पूछिए कि वहां क्या बात हुई, क्या कमिट करके आए, क्या पाकिस्तान से लिए बात करके आए। संघ पे तो आरोप ये भी लगता है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रचना हुई, जब इसका फॉर्मेशन तय हुआ था, उसके पहले एक खास आदमी जाके हिटलर की नाजी पार्टी का पूरा सेटअप सुन के आया था, बाकायदा मिल के आया था। उसके ऊपर आर्टिकल छपे, उसके ऊपर लेख छपे, उन्होंने खुद कहा कि हम हिटलर से मिल के आए। तो क्या पाकिस्तान के साथ जाके कोई और हमला, चुनाव के पहले कोई पाकिस्तान के साथ डीलिंग हुआ है? क्योंकि पुलवामा हुआ या करवाया गया या होने दिया गया, ये आज भी सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं है। पठानकोट कैसा हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। एक संगोष्ठी में हमने राजनाथ सिंह को पूछा, राजनाथ सिंह बोले ऐसा नहीं, उस पर इंक्वायरी होती है और उसका समय लगता है। कितना समय लगेगा रक्षा मंत्री जी? क्या नींबू मिर्ची बांध के रहोगे हर जगह? क्या इंतजार करोगे कि आपके पोते, आपके बच्चे वृद्धावस्था में जाए तब इसका रिजल्ट आएगा? पठानकोट के हमले का रिपोर्ट कहाँ है? उरी के हमले का रिपोर्ट कहाँ है? तमाम हमले को रिपोर्ट क्या है? कहने के लिए तो ये भी है, किसी ने मुझे कहा लेकिन हम कभी इसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन आज चर्चा करनी पड़ रही है। मैं उस पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन चर्चा तो ये भी थी कि 2024 के चुनाव के पहले या 2019 के चुनाव के समय ये बात हुई थी और कहा था कि संघ ने शायद चेताया भी था कि स्थिति बहुत पार्टी की खराब है, लोग बहुत नाराज हैं। उस टाइम उनको ये बोला गया था चिंता मत करिए, बढ़िया धमाका होगा और हम धमाके के साथ जीत के आएंगे। उसके बाद धमाका हुआ जम्मू कश्मीर में, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग मारे गए। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद उसी के बहाने वोट मांगे गए और 300 पार लोग आ गए। और उसी को लेके जम्मू कश्मीर के गवर्नर मलिक साहब कहते हैं ये होने दिया या करवाया गया कि या क्या हो गया, वो आज भी पता नहीं। इतना बड़ा आरडीएक्स कैसा आ जाता है अंदर? जवानों ने मांगने के बाद रोड सैनिटाइज, कई सवाल है जिसके जवाब किसी के पास नहीं है। और राम माधव तब कश्मीर में राम माधव की ही चलती थी। पूरा चलती थी कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार राम माधव चलाते थे। सत्यपाल मलिक की जुबानी में बता रहा हूँ, मलिक साहब ने राम माधव की चर्चा की है। जिस मामले में सीबीआई और सब में लपेटा गया सत्यपाल मलिक को, उनके घर में रेड हुई, उस सब के पीछे राम माधव का ही प्रकरण था। तो उन्होंने राम राम माधव माधव को को छोटे मोटे फाइल, व्यक्ति तो नहीं है। हाँ, राम माधव ने आके क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं लेख लिखा अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं वहां गया था और क्या क्या बात थी? क्या छुपाना था वहां पे? क्या अमेरिका के दबाव में ये मीटिंग हुई? क्या अमेरिका के सामने, जैसे कि हम कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, तो सरेंडर है? क्या भारत की पाकिस्तान के प्रति अप्रोच जो है सॉफ्ट होने जा रहा है सिर्फ इसलिए कि अमेरिका चाहता है? आज आप एक सड़ा सा मेडल लेने 150 रुपए का, जो अवार्ड पहले कभी किसी को दिया नहीं, आने वाले समय में देगा नहीं देगा, वो लेने आप इजराइल जाते हैं एक सड़ा सा अवार्ड लेने। और आज अयतुल्ला खोमिनी के समय आप किसी राज्य मंत्री को और किसी गवर्नर को भेजते हैं एलजी को, जबकि इन्विटेशन आपको है। किसके डर से? अमेरिका के डर से, जो ईरान हमेशा साथ रहा और जिसके अंतिम यात्रा में आपको बुलाया गया। उस आदमी ने, उसी की रेजिम ने पाकिस्तान के खिलाफ लताड़ा है पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में जम्मू कश्मीर को लेके। और अकेला देश था जो भारत के साथ था, जब इजराइल भी भारत का साथ नहीं दे रहा था और अमेरिका भी भारत का साथ नहीं दे रहा था, तब अयतुल्ला खोमिनी का ईरान भारत के पीछे खड़ा था, हिमालय जैसा। हमको सस्ता तेल दे रहा था, हमारे करेंसी में दे रहा था। इजराइल ने क्या किया हमारे लिए, जो इजराइल को बाप बना के आ गए, खुद जाते हो और यहां बुलाए तो
एक राज्य मंत्री को, कोई और मंत्री नहीं मिला था। और इसके बाद आप सोचोगे कि ईरान के साथ संबंध अच्छे होंगे? आने वाले समय के लिए इनका तो क्या, इनका कितना दिन होगा, और 25 साल जी लेंगे। अविनाशी बोलने से कोई अविनाशी नहीं होता, उम्र होती है। श्री कृष्ण जैसे 125-150 साल जीने वाले लोग नहीं है ये, 25 साल तो और 30 बहुत है साल जी देश का लेंगे। हिसाब किताब उसके करने। बाद क्या होगा? इस देश के आने वाले भविष्य को आपने कितना डिरेल करके रखा है। राहुल गांधी चाहिए नाम बेची जाता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, और पाकिस्तानियों के साथ अलग अलग मीटिंग करके मुंह काला करके आते हो, उसका कुछ नहीं। और यदि आपके मन में कोई चोर नहीं तो जाने के पहले बताते, जाने के बाद आपके आके बताते। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई चोर नहीं था तो उस मीटिंग के बाद आप तो इतना बड़ा काम करके आए थे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में आप ज्ञान दे करके आए थे। आप बताते कि वहां पर हम गए साउथ एशिया के फोरम में, ब्रिटेन अमेरिका की उपस्थिति में हमने डंका बजाया, क्योंकि डंका बजाने में भाजपा और संघ पीछे रहती नहीं। ये डंका बिल्कुल। नहीं बजाया इसका मतलब आप लंका में लंका लगा रहे थे। डंका नहीं बजाया तो लंका में लंका आप लगा रहे थे, और भारत की अस्मिता का लंका लगा रहे थे आप। और ये अब दोहरा चरित्र है इस सरकार का, इस दोहरा चरित्र है। इनके लोग मुंह काला करके आएंगे तो भी उसको डिफेंड होगा, और दूसरा आदमी अच्छे काम के लिए गया, बोल के गया, सोनम वांगचुक, तो राष्ट्रद्रोही करके 3 महीने जेल में टांगा इसको। जो पुलिस वाला इंटरव्यू पर बोल रहा था कि मेरे को पाकिस्तान के, मेरे पास उनके प्रूफ मिले हैं, उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए उसको। आप अब छोड़ो, आप जरा एक पाकिस्तान के किसी डेलीगेशन से एक मीटिंग कर लो, और उसके बाद डिबेट में आप नरेंद्र मोदी से सवाल कर लो। डिबेट खत्म होते होते आपको एनआईए से लेके सब आ जाएंगे कि अशोक वानखेड़े बहुत बढ़िया मौका है। बात किए थे पाकिस्तानी डेलीगेशन से ना, पाकिस्तानी क्या बात हुई बताओ? पाकिस्तान भारत के राष्ट्रवाद को खतरा पैदा हो जाएगा, भारत की सीमा को खतरा पैदा हो जाएगा, भारत को खतरा पैदा हो जाएगा, और ये मिलके बतियाएंगे। दोनों बात है। अगर सरकार, देखिए मैं अभी अगला दिखा रहा हूं, तब ये फंसेंगे बेसिकली जब ये निकलने की कोशिश करते हैं तो दलदल में जितना निकलने की कोशिश करो उतना गहराई में जाते हो। ये दलदल बीजेपी का बनाया हुआ है जिसमें कमल खिला है, और इसी दलदल में ये फंसेंगे। देखिएगा इसी दलदल में इनका अंत होगा, इसी दलदल में, क्योंकि दलदल में कमल खिला है। लाओ भैया जरा दिखाओ। ऐसी बैठकों का कोई मोल नहीं। पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर विदेश सचिव की 2 टूक, हमारे यहाँ तो लिखते ही हैं 2 टूक, मतलब कुल मिला के करारा जवाब 2 टूक, बस खाली मतलब सरकार ही की ओर से 2 टूक को करारा जवाब आता है उसके इकोसिस्टम से। जरा चलिए अंदर। ये जयशंकर के अफसर विक्रम मिश्री हैं, लाइए, बड़े दिन बाद विक्रम मिश्री को मौका मिला था। क्या बोला इन्होंने, कोट एंड कोट देखिए, पढ़िए। दुनिया भर में विभिन्न विषयों पर इस तरह के दर्जनों कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसमें न तो कुछ नया है न ही कुछ विशेष। जहां तक हमारा संबंध है ये गैर सरकारी पक्षों की ओर से आयोजित निजी कार्यक्रम है, इनमें कुछ भी आधिकारिक नहीं है। मिस्री एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जाहिर है मैं पाकिस्तान सरकार की ओर से नहीं बोल सकता, लेकिन भारत सरकार के संदर्भ में इन यात्राओं में न तो कोई औपचारिक भागीदारी है, न कोई आधिकारिक समर्थन, और न ही कोई सरकारी संलिप्तता है। सरकारी संलिप्तता नहीं है। आगे चलिए और पढ़िए इनके ज्ञान को। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि भारत से कोई व्यक्ति, चाहे वह सेवानिवृत्त राजनयिक हो, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हो या नागरिक समाज का सदस्य, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेता है तो वह केवल अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करता है और उसी का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत सरकार ऐसे आयोजनों का कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई संज्ञान नहीं लेती। उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। हम वास्तव में ऐसे आयोजनों का कोई संज्ञान नहीं लेते। जहां तक हमारा संबंध है इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। अब यहाँ पर बस एक ही सवाल है मेरा भाव से, आखिरी, गौर से सब लोग समझे इस बात को। अगर भारत सरकार विदेश मंत्रालय कहता कि ये हमारी तरफ से इसमें हमारी सहमति थी, बातचीत कर रहे थे, तो मेरे सवाल कम हो जाते। कोई भी यहाँ का भारत का पूर्व राजनयिक नागरिक समाज का कोई व्यक्ति, मतलब हम लोग भी नागरिक समाज में ही आते हैं, हम तो मानते हैं कि हम बाकी लोगों से
बेहतर नागरिक है। नागरिक समाज का व्यक्ति, कोई पूर्व सैन्य अधिकारी, कोई भी अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत कर सकता है। क्या भारत सरकार इस बात को एंडोर्स करेगी? आज के बाद पाकिस्तान से किसी भी तरीके का, पाकिस्तान से, आईएसआई से किसी भी तरीके का संपर्क रखने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको संदेह की नजर से नहीं देखा जाएगा, उससे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। क्या ये जिम्मेदारी लेगी? आईएसआई का मेजर था वो, जिसके साथ बैठे थे। आईएसआई के मेजर के साथ इस देश में राम माधव के अलावा कोई मीटिंग कर ले कोई, और खासकर कोई अगर मुसलमान कर ले, उसका नाम अफजाल हो, उसका नाम रिजवान हो, कर ले। पाकिस्तान में किसी ने फोन किया तो वो यहाँ पे मुजरिम बनता है। फोन करने पे सब यदि बता मैं देते हैं। विदेश मंत्रालय को यही पूछना चाहता हूं, हम्म, तो यदि यही बात सोनम वांगचुक के मीटिंग में थी तो वो देशद्रोह क्यों हुआ? सवाल। जबकि ये छुपछाप बिना किसी बताए सुम में बिल्कुल चुप जाके मीटिंग कराए, उसके मीटिंग में तो सारे दुनिया में छपा, सारी दुनिया, पूरे वर्ल्ड के अखबारों में छपा, यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व था उसमें। हाँ, उसी का कार्यक्रम था, यूएन का। यहां तो कोई कार्यक्रम नहीं। अमेरिका के अनुशंसा पे ब्रिटेन का थिंक टैंक ये मीटिंग करवाता है, जिसमें पूर्व विदेश मंत्रालय का अधिकारी, बड़ा अधिकारी, आईएफएस ऑफिसर रिटायर्ड, हमारे देश का सेनापति रिटायर्ड, और राम माधव जो मेजर आर्किटेक्ट है कई चीजों का संघ जो इंप्लीमेंट करता है, ये आदमी तीनों गए और भारत सरकार का खुफिया डिपार्टमेंट इस पे वॉच नहीं रख रहा है। किससे बात हुई, क्या बात हुई, क्यों बात हुई? हम सबके तो फोन टैप होते हैं, इन पे क्यों नहीं? ये क्या कमिटमेंट करके आए? संघ के गले पड़ गए हैं मोदी जी? क्या संघ मोदी जी को निपटाने के लिए मीटिंग कर रहे थे? मुझे डर है, इस एंगल से भी स्टडी करनी चाहिए। देश की इसको लेकर सवाल है, हर आदमी के मन में सवाल है। ये तो छोटी छोटी बातों पे वक्तव्य देने वाले राम माधव इस वक्तव्य में, इस पूरे बात पे क्यों चुप बैठे? क्यों चुप बैठे? और ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हम तो एक बात सोच रहे हैं, पाकिस्तान में एक टेलीफोन कॉल अगर किसी का मतलब रॉन्ग नंबर आ गया और रिसीव कर लिया तो लोग फंस जाते हैं, जांच बैठ जाती है, उनको उठा लिया जाता है, जमानत नहीं मिलती। अरे आशीष जी छोड़ दीजिए, कल न्यूज लॉन्चर के तहत आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए, पाकिस्तान के किसी डॉन के अखबार के संपादक को बुलाइए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और पूरा आईबी के लोग आपके ऑफिस में आके बैठ जाएंगे सर खुजाते हुए। क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, किससे परमिशन दी, कौन आयोजन कर रहा है, क्यों आयोजन कर रहे हो? निजी आयोजन है, आपको क्या लेना देना? सरकार से मदद मांग रहे, सरकार से फंडिंग मांग रहे, निजी आयोजन कर रहे, वीजा नहीं मिलेगी। यहाँ तीसरे देश में होटल में गुपचुप हो रही है, बैकडोर बंद कमरे में। लंका जहाँ चीन का प्रभाव ज्यादा है। हाँ, और जवाब सुनिए ना कि हम ऐसे में किसी के निजी में हमको मतलब ही नहीं है, जाओ करो जितना मन करे, आओ राम माधव जाओ 2 घंटा और बतियाओ, हमें क्या लेना देना है, पाकिस्तान से बातचीत में हमें क्या लेना देना है। वाह, ऐसा पाकिस्तान को लेके, यही है नरेंद्र मोदी का असली राष्ट्रवाद, यही है असली देशभक्ति, जिसको हमने इतना देर चर्चा किया। देशभक्ति नहीं, ये तो इनकी देशभक्ति के मायने अमेरिका तय करता है, वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस तय करता है कि आपको पाकिस्तान से बात करनी है तो जी सर, अब आपको इससे बात नहीं करनी है जी सर, आपको रशिया से तेल लेना है जी सर, अब नहीं लेना है जी सर। देश से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें बस अपनी सत्ता से लेना देना है, कुर्सी से। सत्ता और कुर्सी बची रहे, उसके लिए किससे बतियाना चाहते हो जाओ बतियाओ, किससे, जिससे मन कर जाओ बतियाओ, कोई नहीं।
कैसे भी सत्ता बचाओ। हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि अभी आज खबरों संसार में बहुत उथल पुथल है, बहुत कोहराम मचा है, तो और खबरें हैं वो भी लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।